बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट का आज का शुमारा लेकर मैं आपका मेज़बान आपकी खुद में हाजिर। नाज़रीन, आज के स्पेशल रिपोर्ट में सबसे पहले बात होगी सिविल सेक्रेटरीट के हवाले से। आज जम्मू कश्मीर की सरमाई राजधानी जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट का जो है आज पहला दिन है। बाज़ाब्ता तौर पर वहाँ पर आज सिविल सेक्रेटरीट खोला गया है और इस मौके पर जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा का वहाँ पर इस्तकबाल किया गया है। उनको गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया है। उनके साथ जम्मू कश्मीर के चीफ सेक्रेटरी और उनके साथ बाकी अफसरान मौजूद रहे। नाज़रीन, पेंडेमिक के बीच में ही अब जम्मू में सिविल सेक्रेटरीट को खोला गया है। इससे पहले अगर बात करें तो पेंडेमिक के बीच में जहां हम कश्मीर की बात करें, यहां पे काफ़ी टाइम सिविल सेक्रेटरीट बंद रहा। अगर जो कुछ ऑफिस जो है वो जम्मू में काम कर रहे थे और श्रीनगर में कुछ ऑफिस काम करे, मगर पूरी तरह जो है सिविल सेक्रेटरीट कश्मीर में काम नहीं कर रहा था। अब पेंडेमिक के बीच में ही जम्मू में आज से सिविल सेक्रेटरीट में कामकाज शुरू किया गया। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में आप बात होगी जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से, जहां पीपल्स अलायंस के लीडरान जो है वो जम्मू में खीमजन है और वहां पे मुख्तलिफ डेलीगेशन से मिल रहे हैं और मुख्तलिफ लोगों से बात कर रहे हैं जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से। वहीं पे PDP सरपरस्त महबूबा मुफ्ती ने आज उनके पार्टी ऑफिस वाक़ा गांधीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बातों का खुलासा किया, जहां पे उन्होंने अमेरिका के नए मुंतखब सदर को मुबारकबाद पेश की उनकी जीत के हवाले से। वहीं पे उन्होंने जम्मू कश्मीर के हालात का भी जिक्र किया। उन्होंने आर्टिकल 370 के बाद जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से भी बात की। उन्होंने कहा कि डोगरा आइडेंटिटी को ख़त्म किया गया। उनका कहना था कि महाराजा ने जम्मू कश्मीर के लोगों को इज्जत बख्शी थी जो उन्होंने स्पेशल स्टेटस कायम किया था। उन्होंने रोज़गार के हवाले से बात की। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जानबूझकर मुश्किलात में डाला जा रहा है। कई बातों का खुलासा महबूबा मुफ्ती ने किया। उन्होंने कहा कि बिहार इलेक्शन में 370 का खूब इस्तेमाल किया गया है। और किन बातों का खुलासा महबूबा मुफ्ती ने किया, हम आपकी नजर करते हैं। ये जहां भी हमें बोलते हैं कश्मीर में, बोलते हैं 370 की बात मत करो, पब्लिक सेफ्टी एक्ट के अंदर बंद करेंगे। जम्मू में कहते हैं 370 की बात मत करो। जी ये तो बड़ा इंटरनेशनल गल है। मगर जब ये खुद ये लोग हर इलेक्शन में, बिहार के इलेक्शन में, अरे बाबा उनको 2 वक्त की रोटी तो दो, उनको वहां पर घर पे छत तो दो, किसान को पानी तो दो, किसान को फर्टिलाइजर तो दो। आप तो किसान से उसकी जमीन भी छीनना चाहते हैं। उनको बोलते हैं कश्मीर जाओ, 370 हमने हटाया, मगर वहां वो बिका नहीं। वहां उन्होंने बहुत कोशिश की थी 370 बेचने की। अब एक गाय से कितना दूध निकालेंगे आप? देखिए, इलेक्शन मैंने पहले भी कहा, इलेक्शन कोई बड़ी बात नहीं है। जम्मू कश्मीर की समस्या के सामने इलेक्शन आते रहेंगे, जाते रहेंगे। कल को क्या होगा वो अल्लाह ताला बेहतर जानता है, मुझे तो उसके बारे में मालूम नहीं है। आज हम DDC के इलेक्शन इकट्ठे लड़ रहे हैं, मिलके लड़ रहे हैं, ताकि जो भी जम्मू कश्मीर के मुखालिफ ताकतें हैं, जिन्होंने जम्मू कश्मीर को तोड़ दिया, हमको ये महाराजा ने ये रियासत दी थी जम्मू कश्मीर लद्दाख, आज उन्होंने उसको बर्बाद कर दिया, उसके टुकड़े कर दिए हैं। तो ऐसी ताकतें, और जो ताकतें इनका साथ दें इनके डिवाइसिव एजेंडे में, उन ताकतों को दूर रखने के लिए हम सब ने हाथ मिलाया। वाजपेयी जी के किताब से हमें एक पेज लेना चाहिए कि उन्होंने करगिल के होने के बावजूद, पार्लियामेंट पे हमला होने के बावजूद पाकिस्तान के साथ दोस्ती की, मिलिटेंसी कम हुई, फायरिंग बंद हो गई बॉर्डर्स पे। हमें उसी किताब में से एक पेज निकाल के वही अपनाना चाहिए, बातचीत करनी चाहिए, वहाँ भी बातचीत करनी चाहिए, यहाँ भी बातचीत। जब हम चाइना के साथ, हमारा 8वां राउंड बातचीत का हो गया, 8 राउंड्स, उनको जिन्होंने हमारे 20 जवानों को शहीद किया और हमने उंगली तक नहीं उठाई उनके खिलाफ। उनके साथ बात कर रहे हैं, उनसे तरले कर रहे हैं कि आप 1 इंच जमीन हमें वापस दे दो, पर वो वापस नहीं दे रहे हैं। 100 किलोमीटर जमीन उन्होंने हमारी स्क्वायर किलोमीटर जमीन ले ली। तो ये दोहरा मापदंड क्यों? उनके साथ एक मापदंड, यहाँ से दूसरा मापदंड। मैं समझती हूँ कि वाजपेयी जी की पॉलिसी है, इनको याद करना चाहिए। वो इनके गुरु थे, इनके लीडर थे, उस पर अमल करना चाहिए। देखिए, मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहती हूँ, 1 मिनट। अभी नागालैंड वालों ने क्या कहा हम इस मुल्क के आईन को भी नहीं मानते, झंडे को भी नहीं मानते हैं। तो ये निकर वाले, ये क्यों नहीं निकले उनके खिलाफ ताली और थाली बजाने के लिए? क्यों नहीं जुलूस निकालते हैं उस वक्त जब मैंने कहा कि हम दोनों झंडे एक साथ उठाएंगे? जुलूस निकालो,
वो पुतले जलाओ। अरे नागालैंड वाले कहते हैं ना हम झंडा मानते हैं ना हम कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं, तो इनके टेलीविजन चैनल्स पे क्यों नहीं बहस होती उस पे? मेरे बाप ने तब हिंदुस्तान का झंडा उठाया जब उनको गंदी नाली के कीड़े कहा जाता था, जब उनके खिलाफ सोशल बाइकाट होता था। मगर मैं कहती हूँ हमारा कॉन्स्टिट्यूशन वापस दो, हमारा झंडा वापस दो। जम्मू कश्मीर का झंडा और हमारे मुल्क का झंडा, ये दो झंडे हैं, दोनों एक साथ उठाऊंगी। चलिए, महबूबा मुफ्ती की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कई बातों का खुलासा। जम्मू कश्मीर की आवाम को से जो कुछ छीना गया है वो उनको वापस मिलना चाहिए और वो उनको ज़रूर वापस मिलेगा। इन बातों का इजहार महबूबा मुफ्ती ने किया। बिहार इलेक्शन के हवाले से उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि खूब इस्तेमाल किया गया है बिहार इलेक्शन में 370 के हवाले से या 35A के हवाले से। जम्मू कश्मीर के हालात के हवाले से बात की उन्होंने। मौसमी सरमा में जहाँ पे हम जो बिजली की सूरत हाल है उस हवाले से भी उन्होंने बात की कि जम्मू में जो गर्मियों के मौसम में परेशानी रहती है और सर्दियों के मौसम में कश्मीर में परेशानी रहती है, जहां पे हम पूरे मुल्क को पावर सप्लाई कर रहे हैं। आज तक उन पावर प्रोजेक्ट्स के हवाले से कोई बात नहीं की गई है। जम्मू कश्मीर के हालात जो है दिन ब दिन किस तरह बनते जा रहे हैं, इस हवाले से उन्होंने बात की। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब बात होगी जम्मू कश्मीर में सियासत के हवाले से। DDC इलेक्शन होने वाले हैं और अब सियासी पार्टियों ने तैयारी शुरू की है और कैंडिडेट्स का इंतखाब करने जा रही है अब सियासी पार्टी, क्योंकि हर एक अजला में तकरीबन 14 कैंडिडेट जो है उनको मुंतखब करना है। अब यहाँ पे पीपल्स अलायंस जो है वो इंतखाब का हिस्सा बन रहे हैं और पीपल्स अलायंस जो है उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस, PDP, पीपल्स कॉन्फ्रेंस वो मिलकर इलेक्शन का हिस्सा लेंगे। मगर एक और बात यहाँ पे, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, जहाँ कल उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी जो है वो अलायंस के साथ है और इलेक्शन में अलायंस के साथ रहेगी। इसमें कहीं ना कहीं जो है वो तजाद शुरू हो गया है। अब जहां डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का बयान, वहीं पे कांग्रेस ने इस बयान से अब मुंह मोड़ लिया। उन्हें कहा कि इस तरह की बात अभी नहीं हुई है। पूरी तरह मामला क्या है हम बात करेंगे बराह रास्त कांग्रेस के जो जम्मू कश्मीर के जनरल सेक्रेटरी हैं सुरेंद्र सिंह चन्नी, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में फारूक अब्दुल्ला का बयान जो है वो सही है या कांग्रेस अपनी तरफ से इलेक्शन में शमूलियत कर सकती है। चन्नी साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। फारूक अब्दुल्ला का बयान जहां पे उन्होंने कहा कि कांग्रेस जो है वो अलायंस का हिस्सेदार है और अलायंस के साथ ही वो इलेक्शन में जा रही है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? क्योंकि कांग्रेस ने कहीं ना कहीं इस बयान से अपनी जो है वो अपना मुंह मोड़ लिया है। देखिए रूप साहब, जहाँ तक ताल्लुक है फारूक साहब के बयान का और कांग्रेस के साथ अलायंस का, अलायंस जो होते हैं पार्टीज़ के बीच में तो होते रहते हैं, कोई नई बात तो है नहीं। जिस तरह भी आपने बिहार में देखा अलायंसेस चलते हैं, लेकिन पीपल्स अलायंस का जहाँ तक ताल्लुक है, मीर साहब की बात उनसे हुई, ये मुझे सुबह आपके टीवी चैनल के माध्यम से पूछा भी गया था, तो मैंने सुबह भी कहा क्योंकि हमारा नेशन वाइज प्रोग्राम एक चल रहा है ट्रैक्टर रैलीज़ का, तो आज हमारा जम्मू में उसी की एक कड़ी है जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जी मीर साहब जो हैं वो उसमें मसरूफ़ हैं। हमारी जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज आई हुई हैं, वो उस प्रोग्राम में है। तो मेरी उनसे कोई बात ऐसी हुई नहीं थी, ना उन्होंने कोई हमें ऑफिशियली कोई डायरेक्शन दिया कि हमारी इस अलायंस को लेके कोई बात हुई है, जो अभी तक की जो खबर है जी। तो ना अगर वो उनसे मिले भी हैं, ये भी मेरे को मालूम नहीं है कि वो उनसे मुलाकात हुई या ना हुई। उसका स्वयं जो मीर साहब हैं वो जवाब दे सकते हैं कि वो मिले या नहीं मिले, क्योंकि बड़े लीडरों की बड़ी बातें होती हैं, बड़े फोरम्स में जो सीनियर लोग वो बैठते हैं। मैं श्रीनगर में बैठा हूं, अगर जम्मू में होता तो हो सकता मैं इसकी खबर रखता, लेकिन मेरे को इसमें नहीं है। मिलना और इलेक्शन में शमूलियत, एक साथ इलेक्शन लड़ना, ये दो अलग अलग बातें हैं। जहां आप कह सकते हैं कि मिले भी होंगे, मगर क्या, अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, क्या कांग्रेस अलायंस का हिस्सेदार बन सकती है इलेक्शन में, जो DDC के इलेक्शन आने वाले हैं? देखिए, मैंने आपको पहले कहा कि कांग्रेस एक बहुत बड़ी जमात है। हमेशा कांग्रेस ने कोई भी कोलिशन हुई है उसको लीड किया हुआ है। पीछे चलने वाला, आगे चलने वाली बात नहीं। हम किसके साथ कोलिशन कर रहे हैं, किसके साथ नहीं कर रहे हैं, वो एक सेकंड पार्ट है। लेकिन जहां तक ताल्लुक है कांग्रेस का, कांग्रेस ने पहले दिन से ही कहा कि कांग्रेस किसी भी इलेक्शन का हिस्सेदार जो वो बनेगी और बनती आई है। डेमोक्रेटिक सेटअप को बहाल करने तक जहां ताल्लुक था, हम लोगों ने 96 जब इलेक्शन हुए तब पार्टीज ने तब भी पार्टिसिपेट नहीं किया, कांग्रेस ने किया। तो मुल्की सतह पे जो जमहूरियत है, जमहूरियत पे हम यकीन रखते हैं और इलेक्शंस का हिस्सा बनना हमारा काम है, क्योंकि पॉलिटिशियन इलेक्शन नहीं लड़ेगा तो उसकी पॉलिटिक्स का वो बेमाने है। रही बात अभी का जो DDC चुनाव हो रहा है, उसमें जो पीपल्स अलायंस है वो उसकी एक सीधी कड़ी है। उन्होंने एक अपना फॉर्मेट जो है वो बना के लोगों के सामने रखा, कौन इसका चेयरमैन है, कौन स्पोक्स पर्सन है, कौन क्या है। उसमें तो कांग्रेस आपको कहीं पे दिखी नहीं।
लेकिन इलेक्शंस में अभी आने का मैंने आपको पहले कहा कि हमारे पास अभी कोई ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं है मेरे पीसीसी हेडक्वार्टर को यहाँ पे कि ऐसी कोई बात हुई है। अगर कुछ होती नहीं तो हमें अभी तक। चनी साहब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, आपने इलेक्शन की तैयारी तो कांग्रेस ने शुरू कर दी है, आप कैंडिडेट से मिल रहे हैं, तो क्या आप अपने तर्ज पे कैंडिडेट से बात कर रहे हैं कि अलायंस के तर्ज पे? देखिए, आपने बहुत अच्छा सवाल किया, उसका जवाब आपको यही है कि जो सवाल आप मेरे को पहले शुरुआत में पूछना चाहते थे उसका मुख्तसर जवाब यह है कि कांग्रेस पार्टी अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जितने भी हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट साहिबान हैं, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटीज हैं, उनको बोल दिया गया कि अपने कैंडिडेट्स की तैयारी करो और हर एक सीट पे कांग्रेस जो है अपना उम्मीदवार खड़ा करेगी। मतलब आप अलायंस के साथ नहीं है, कांग्रेस अपने तरीके से अलग से इलेक्शन में शमूलियत देखिए, मैंने आपको पहले कह दिया कि अभी आपको कश्मीर के हालात को मद्देनजर रख के जैसे इलेक्शन अनाउंस हो गए और अभी इसका जो समय है वो आप देख रहे हो, क्योंकि मौसम विभाग का अगर आप जानकारी लोगे तो वो 14 के बाद बर्फ कह रहे हैं। तो अभी ये जो इलेक्शन है ये हेफाजत मैनर में अनाउंस किया गया, और लेकिन हम लोग इलेक्शन से पीछे तो हटने वाले नहीं हैं। हमने तो मुल्क को आज़ादी दिलाई तब अंग्रेजों से, इसी इलेक्शन के माध्यम से, और इलेक्शन पे हम यकीन रखते हैं, हम इलेक्शन के पार्ट तो हैं ही हैं। लेकिन कांग्रेस अभी तक, मैं आपको यह कहूंगा कि कांग्रेस ने अभी किसी के साथ ना इस इलेक्शन को लेके अलायंस किया हुआ है। चनी साहब मैं एक चीज जानना चाहूंगा, जहां गुपकार डिक्लेरेशन की हम बात करें, गुपकार डिक्लेरेशन बना, आप उसमें कांग्रेस सिग्नेटरी रहे, आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने मीटिंग में हिस्सा लिया, और फिर लगातार उन्होंने मीडिया से बात की, उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद ही लाहे अमल को तय किया जाएगा और इस पे बात होगी किस तरह इसको आगे बढ़ाया जाएगा। महबूबा मुफ्ती की रिहाई के एक दिन पहले भी आपके स्टेट प्रेसिडेंट ने ये बात कही है, उसके बाद तो आप गायब ही रहे, ना किसी मीटिंग में आपने शमूलियत की। बात सुनिए मेरी चेंज साहब, आपने ना कोई शमूलियत आपने इख्तियार की, और कहीं ना कहीं आप बैक ट्रैक हो गए। आप गुपकार डिक्लेरेशन में पहले सिग्नेटरी थी, उसके बाद आप बैक ट्रैक हो गए। रूप साहब, मैं आपकी बात को दुरुस्त करना चाहता हूं, आप भी सीनियर जर्नलिस्ट हो। मैं आपको ये बताऊं कि हमने ये 35 से 370 हटने से पहले जो मीटिंग हुई थी उसमें हमारे जो नुमाइंदे थे वो वहां पे थे। स्वयं मीर साहब किसी मीटिंग में नहीं गए, ना उन्होंने कोई मीटिंग अटेंड की है जी। और जो हमारे जो नुमाइंदे थे उन्होंने इसको ये 370 और 35 से ऑब्लिगेशन से पहले उस मीटिंग में हम शमूलियत हमने की थी। उसके बाद 35 आपको ये भी याद होगा कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई से एक दिन पहले जी गुलाम अहमद मीर ने यहाँ श्रीनगर में अपने पार्टी ऑफिस पे मीडिया के साथ बात की, और उन्होंने कहा कि महबूबा मुफ्ती की रिहाई के बाद ही गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से लाहे अमल को तय किया जाएगा। आइंदा के लिए क्या हिकमत अमली होगी उस पर बात होगी, हम हिस्सेदार हैं गुपकार डिक्लेरेशन के, ये मीर साहब का कहना है। तो फिर बैक ट्रैक होने का क्या मतलब है? हमने पहले आपको कहा कि हमने इनकार नहीं किया कि अब जब एब्रोगेशन से पहले हम लोग वहाँ पे थे, हमारी नुमाइंदगी थी, हमारे ताज साहब उस मीटिंग में उन्होंने शिरकत की, हम इस चीज़ को इनकार अभी भी थोड़ी करते हैं। लेकिन उसके बाद जो इस गुपकार डिक्लेरेशन का, देखो हर पार्टी का अपना अपना मुद्दा होता है। हम कांग्रेस किसी जमात के साथ इस तरीके से नहीं मिल सकती है, जैसे आप बोलते हो कि गुपकार अलायंस में 4 पार्टीज हुई तो पीपुल्स अलायंस बन गया, तो कांग्रेस की अपनी एक पहचान है, वो तो पीपुल्स अलायंस। हाँ, आपके इलेक्शंस में किसी के साथ अलायंसेस हो सकते हैं, चाहे वो पार्लियामेंट का हो, चाहे विधानसभा का हो, चाहे कोई हो, लेकिन पीपुल्स अलायंस का कांग्रेस जमात जो मुल्की सतह पे इस वक्त अपनी कितनी स्टेट्स में हमारी सरकार है, अभी आपने बिहार का देखा, बिहार भी हमने इलेक्शन लड़ा। नहीं, पीपुल्स अलायंस बनने से पहले जो मीटिंग हुई है आपने उसमें भी शमूलियत इख्तियार नहीं की। नहीं, हमने तो पहले उसमें कुछ मसरूफियात थी, हमने पहले हमारे से बात हुई, हमारे प्रेसिडेंट साहब से उनकी बात हुई, उन्होंने कॉल भी किया उनको, लेकिन हमारी कुछ उनकी पहले दिन उनकी कोई तबीयत नासाज थी, वो नहीं जा पाए। दूसरी मीटिंग में भी कुछ अपनी, देखो अभी भी आज का आप देखोगे हम श्रीनगर में बैठे हैं, इलेक्शन अनाउंस हो गए हैं, लेकिन हमारे पार्टी क्या ये सब कुछ बिहार इलेक्शन की वजह से हुआ? क्या आपने नहीं बात नहीं की? देखिए आपने बात नहीं की आर्टिकल के हवाले से, 35 के हवाले से, या आप हिस्सेदार नहीं बने फिर गुपकार अलायंस के, ये सब कुछ बिहार इलेक्शन की वजह से तो नहीं? देखिए जहां तक ताल्लुक है आर्टिकल 370 और 35A का, कौन लिया, ये तो बीजेपी का अपना एजेंडा है, पार्टी का एजेंडा है, उन्होंने इस एजेंडे को पूरा किया, चाहे उनका उसमें बाबरी मस्जिद था या 370 था या उनका 35A था। कांग्रेस जो है, कांग्रेस ने तो ये चीजें तो कांग्रेस ने दी थी, 370 ये तो कांग्रेस की देन थी जम्मू कश्मीर रियासत को स्पेशल स्टेटस,
तो हम लेने वालों में से तो नहीं है ना, हम तो देने वालों में से हैं। लिया जिन्होंने, अब उनको सवाल, उनका अपना पार्टी का एजेंडा था, वो कोई मुल्की एजेंडा तो था नहीं। मैं तो वहां गया ही नहीं। मैं कह रहा हूं कि आपने चुप्पी साध ली, क्या रीजन ये था कि बिहार का इलेक्शन था? नहीं, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बताऊं। नेशनल कॉन्फ्रेंस जो है रीजनल पार्टी है, पीडीपी रीजनल पार्टी है, और कांग्रेस पार्टी जो है वो मुल्की सतह की पार्टी है, ठीक है। 135 साल पुरानी जमात है, जिसके साथ चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस रही, चाहे पीडीपी रही, और यहाँ पे जम्मू कश्मीर रियासत बनाने में रहे, अलायंसेस आपके हो सकते हैं कोई भी सरकार बनाने के लिए, वो दिक्कत नहीं है। आप फारूक साहब को मिल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको खुद भी याद होगा, आपने भी कई बार कहा कि आप गुपकार डिक्लेरेशन के सिग्नेटरीज हैं, हिस्सेदार हैं। मीर साहब ने भी कहा, आपके हर एक लीडर ने कहा। हमने आपको यही कहा कि आर्टिकल 370 लागू होने से पहले हम लोग वहां पे गए कि हम इस चीज के साथ, देखो कांग्रेस की पॉलिसीज जो है, मैं एक चीज जानना चाहूंगा आखिर में, मैं एक चीज जानना, क्या आप गुपकार डिक्लेरेशन जो है उसके सिग्नेटरीज हैं, आप उनके साथ हैं, पीपल्स अलायंस के साथ कांग्रेस है? देखो हम कहेंगे कि 370 एब्रोगेशन से पहले हम लोग थे। नहीं, अभी की मैं बात कर रहा हूं। अभी हम किसी उनकी मीटिंग में आपने हमें देखा गए हुए। मतलब आप नहीं है उसे हिस्सेदार? नहीं, ना होना और हाँ होना अब आपके सामने ही है। पिछले 3 मीटिंग हुई। सनी साहब, अब बात तो थोड़ा बहुत करिए ना उस हवाले से। मैं आपने अटका दिया सारे मामले को। देखिए, मैं तो आपने कहा सियासत के बगैर मैं तो सियासतदान नहीं हूं। आपके स्टेट प्रेसिडेंट के बयानात गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से जो सिग्नेटरीज हैं उनकी शाबाशी और उनको पीठ थपथपाना कि हम जी ये करेंगे, हम जी वो करेंगे, हम इस अलायंस के साथ हैं और इसको आगे बढ़ाएंगे, वो सब कुछ तो अब नहीं रहा ना। देखिए, कांग्रेस जो है अपनी राह आपने इख्तियार कर लिया। नहीं, मैं आपको एक बात बताऊं। कांग्रेस ने, हमने पहले दिन से ही कहा, जब कांग्रेस अध्यक्ष अपनी उस रिहाई के बाद, जब हाउस अरेस्ट थे, उसके बाद बाहर आए, हम लोगों ने आपके प्रेस के माध्यम से भी और जब हमने पब्लिक में जाना शुरू किया, हमने सीधी बात कही कि कांग्रेस जमात जो है अपने स्वयं डिसीजन की मालिक है। हमने बखूबी कहा कि हम लोग जम्मू कश्मीर रियासत इसकी वापस डिमांड करते हैं विद कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज। और कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज क्या है कि जो हमारी लवाजमत है वो हमें चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटीज में सब कुछ आता है। चलिए, तो आप कैसे उस पार्टी, देखो इलेक्शन में जाने से, जब किसी इलेक्शन में भी आप जाते हो, पॉलिटिकल पार्टीज का अपना एजेंडा होता है। नहीं, इलेक्शन में जाने मेरी आप जैसे इलेक्शन में जाने की बात नहीं है। आपने सिग्नेटरी रहे हैं गुपकार। मेरी अर्ज सुनिए। गुपकार जहां आपने अभी कहा, जब मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी उनकी, उन्होंने कहा कि जितने भी कैंडिडेट्स हैं जो भी फाइनल करेंगे वो फारूक साहब करेंगे। ये उन्होंने कहा जब सजाद लोन साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे थे। तो कांग्रेस अपनी पार्टी, कांग्रेस जो है स्वयं अपना डिसीजन लेती है कौन आदमी हमने इलेक्शन में उतारना, कौन नहीं लेना। हमने किसी से पूछना नहीं होता है। सुरेंद्र सिंह चन्नी साहब, बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी बात कर रहे थे और बात हो रही थी गुपकार डिक्लेरेशन के हवाले से, पीपल्स अलायंस के हवाले से। कांग्रेस ने अपनी राह अलग ली है, कांग्रेस अलग से कॉन्टेस्ट कर रही है। हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है वो गुपकार डिक्लेरेशन के शरीक नहीं है। अब उनकी पहली मीटिंग में उनके जो लीडर है ताज मोहिद्दीन साहब गए, उसके बाद कई बयानात जो सामने आए, जो उनके स्टेट प्रेसिडेंट उनकी तरफ से भी बयानात आए, कांग्रेस के जो जम्मू के लीडर हैं उनकी तरफ से बयानात आए। मगर आज इस वक्त जब फारूक अब्दुल्ला का कल का बयान आया कि मीर साहब से उनकी बात हुई है, वो हिस्सेदार है गुपकार डिक्लेरेशन के, और इलेक्शन में कांग्रेस जो है वो इस अलायंस के साथ है। सुरेंद्र सिंह चन्नी का कहना है कि कांग्रेस अपनी तरफ से तरीके से इलेक्शन लड़ेगी और हर एक कॉन्स्टिट्यूंसी में अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी। इसका मतलब है कि आज के बाद जो पीपल्स अलायंस है या गुपकार डिक्लेरेशन है, कांग्रेस उसकी शरीक नहीं है। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे जनता दल यूनाइटेड के स्टेट प्रेसिडेंट गुलाम अहमद शाहीन ने कहा है कि जम्मू कश्मीर को रियासत का दर्जा मिलना चाहिए और इसके लिए यहाँ की हर एक पॉलिटिकल पार्टी, यहाँ के लोगों को मिलजुल कर इसके लिए मुकाबला करना होगा, लड़ना होगा, एकजुट होकर रियासत का दर्जा वापस लाने की कोशिश करनी होगी। साथ ही उन्होंने कहा कि जो डीडीसी के इलेक्शंस होने वाले हैं या पंचायत अर्बन लोकल बॉडीज के इलेक्शन होने वाले हैं, जनता दल यूनाइटेड इसमें शमूलियत करेगी और हर एक अजला से अपने जो उम्मीदवार हैं उनको खड़ा करेगी। अब सुनिए गुलाम अहमद शाहीन का क्या कहना है जम्मू कश्मीर की सियासत के हवाले से, यहाँ के इलेक्शंस के हवाले से। हमारी अपील है यहाँ के जो लोकल बीजेपी का जो यूनिट है, हमारी उनसे भी अपील है कि वो भी स्टेटहुड के लिए डिमांड करे
और सभी पार्टियां, जहाँ तक लोकल पार्टीज़ का सवाल है, क्योंकि आपका 370 जो है इस वक्त उसका आना दूर की बात है, लेकिन कम से कम आप स्टेटहुड के लिए बात कर सकते हो। और जहाँ तक जो लोकल यूनिट है वो भी इसके लिए बात करें, और एज़ पर जो कमिटमेंट है देश के होम मिनिस्टर और देश के प्राइम मिनिस्टर की स्टेटहुड वापस दिया जाए, जिससे लोगों को एक कम से कम हम सिक्योरिटी ऑफ लैंड एंड प्रोटेक्शन ऑफ आपका जो जॉब्स है उसको हम प्रोटेक्ट कर सके। एक दूसरी बात, हमारी पार्टी बीडीसी इलेक्शंस में हिस्सा लेगी, पहले भी हमने हिस्सा लिया और इस बार भी हम लोग इलेक्शन लेंगे, उसमें पार्टिसिपेट करेंगे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बीडीसी और पंच सरपंच और लोगों की उम्मीदवारी, जिसे आपका रिप्रेजेंटेशन जिसे आप लोगों को कहते हैं, कि वो सामने आ जाए और लोग भरपूर इसका वोट का फैसला कर सके, इस्तेमाल कर सके, ताकि जो एक थ्री टायर लायर जो होती है आपकी रिप्रेजेंटेशन वो मजबूत हो। अब क्योंकि पहले खाली पंचायत रहा करता था, अब बीडीसी भी है और डीडीसी भी पहली दफ़ा जम्मू कश्मीर में, और इसका असर हमें ज़रूर देखने को मिलेगा। और जो छोटे बड़े जो काम है आपके ग्राउंड सतह पे, कम से कम उनको आप मजबूत कर सकते हो, ये हमारी कोशिश है इस बार। और यहाँ तक कि हमें इसमें भी खुशी है क्योंकि गुपकार अलायंस ने भी इसमें पार्टिसिपेट करने का जो है अपना मूड बनाया है, उसको भी हम वेलकम करते हैं। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में अब हम बात करेंगे यहाँ पे प्राइवेट स्कूलों के हवाले से, जहाँ पे प्राइवेट स्कूलों में एडमिशन फीस के हवाले से कई बातें सामने आई। पहले जो फीस की अदायगी के हवाले से बातें हुई, किस तरह सरकार ने पहले ऑर्डर निकाले, फिर उन्हीं ऑर्डर में तरमीम लाई गई है, और फिर एडमिशन फीस के हवाले से जहां लोगों से लाखों रुपया वसूल किया जा रहा है, उस हवाले से सरकार का फैसला आया था। और आज इस हवाले से ज़िला बारामूला में वहां के जो डिप्टी कमिश्नर हैं उन्होंने एक मीटिंग बुलाई थी, जिसमें ज़िला के अफसरान मौजूद रहे, खासकर एजुकेशन के जो अफसरान हैं, चीफ एजुकेशन ऑफिसर वो मौजूद रहे, ZDOs मौजूद रहे, और जो एडिशनल डिप्टी कमिश्नर बारामूला है वो भी मौजूद रहे। तो उन्होंने वहाँ पे जो, और इस मीटिंग में उसके साथ साथ जो स्कूल मालिकान, प्राइवेट स्कूल मालिकान हैं वो भी मौजूद रहे, और प्राइवेट स्कूल मालिकान से साफ तौर पर कहा गया कि कोई भी एडमिशन फीस वसूल नहीं करेगा। जहां कहीं भी वायलेशन होगी उस वायलेशन के खिलाफ कार्रवाई जरूर की जाएगी। डीसी बारामूला JN उत्तू का क्या कहना है, हम आपकी नजर करते हैं। कई जगह हमें पेरेंट्स की तरफ से शिकायत मिली थी कि या तो उनसे एक्स्ट्रा फीस ली जाती है एडमिशन फ़ी के नाम पे, एनुअल चार्जेस के नाम पे, या कहीं कहीं ये भी पेरेंट्स को फोर्स किया जाता है कि वन टाइम जो है वो जितना अमाउंट उनको ट्यूशन फ़ी के नाम पे हो या कोई और चार्जेस हो तो वन टाइम के बेसिस पे जो है स्कूल उनसे ले लेते हैं। इसके अलावा वर्दियों के हवाले से और बुक्स के हवाले से भी हमें शिकायत आई थी कि पेरेंट्स को मजबूर किया जाता है कुछ ख़ास दुकानों से जो है वर्दियाँ ली जाए या बुक्स ली जाए। आज हमने इसी हवाले से जो हमारे यहाँ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूल्स है, लीडिंग प्राइवेट स्कूल्स, उनको बुलाया था, उनके साथ बात हो गई और उनको हमने वाज़ेह कर दिया कि अगर किसी किस्म की कोई वायलेशन हम जो है ये प्रूव हो गई, कोई स्कूल जो है फ़ी ले रहा है इस नाम पे कि एनुअल फ़ी के नाम पे या एडमिशन फ़ी के नाम पे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। इस हवाले से हमने वाज़ेह कर दिया कि ऐसी कोई वायलेशन हम अलाउ नहीं करेंगे हमारे डिस्ट्रिक्ट में। कुछ जगहों पे तो ड्राइवर्स और कंडक्टर्स की सैलरी जो है हाफ सैलरी दी जाती है, वो आज हमने क्लियर कर दिया कि स्कूल्स की ये लायबिलिटी है कि वो फुल सैलरी उनको देंगे और एंडिंग नवंबर तक जितनी उनकी पेंडिंग हाफ सैलरी है वो कंप्लीट कर देंगे। और इसके अलावा जिन लोगों को जो है मार्च या अप्रैल से सैलरी पेंडिंग है वो भी एंडिंग नवंबर तक जो है सैलरी उनकी कंप्लीट करके देनी है। जो उनकी रिपोर्ट जो है वो हमारे यहाँ DC ऑफिस में उनको सबमिट करनी है, हाँ, ताकि हम भी क्रॉस चेक कराएं उनसे कि उनको सैलरी मिली है, क्योंकि पैंडेमिक के चलते जो लोगों को मुश्किलात आ गई ये किसी के बस की बात नहीं थी। तो हर किसी को एम्प्लॉय को हक है कि वो अपना सैलरी ले ले और जायज़ तरीके पे जो उसने काम किया उसका मुआवजा उसको मिलना चाहिए। नाज़रीन, आप स्पेशल रिपोर्ट देख रहे हैं। स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी क्योंकि सर्दियों का मौसम यहाँ पे शुरू हुआ है और सर्दियों के मौसम में कहीं ना कहीं लोगों के मुश्किलातों में इजाफा हो रहा है। हम पीने के पानी के हवाले से बात करें, हम बिजली सप्लाई के हवाले से बात करें, पीने के पानी के हवाले से बात करें तो पटन के इलाके में लोगों ने एहतजाज किया, उन्होंने नाराज़गी का इजहार किया है महकमे के खिलाफ कि उनको सही मानों में जो पीने का पानी नहीं मिल रहा है। जो पाइपें बिछाई गई है, पाइपों में काफ़ी गंदगी है, पाइपों में सही तरीके से पानी जो है वो आ नहीं रहा है, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। इसी तरह की कई इलाकों से शिकायत है। यहाँ बात करें हम ओमपोरा जो इलाका है, ओमपोरा बडगाम, ओमपोरा कॉलोनी, वहाँ के इलाके से भी शिकायत लोग करें कि उनको 2-3 दिनों से पानी नहीं मिल रहा है। तो रीज़न्स
जब हम ढूंढने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारे सवाल जो है वो लोगों के सामने हैं या हमारे सामने है। पहले हम पट्टन के इलाके के लोगों की बात आप तक पहुंचाएंगे, उसके बाद इस बात को आगे बढ़ाएंगे। आता वह पाइप गम ब्लाक हत लट वोनस एसटन साहबस पाइप पेटस 10 किलो जार दाते मत अगर तो वह पाइप प्राटन हालस वो सारे पाइप 3 प्राट तो 15 वर्ष मन हम कर टस से मस की अगर वो वह पाइप हेकन पेटस वह पाइप कर साफ तुम त्रा नई 90% लूकन आब हतस गरस ना हतस गरस लगभग योर आब पकन की। नाज़रीन, लोगों को मुश्किलात है पीने के पानी के हवाले से। डेलीवेजर जो है वो स्ट्राइक पे हैं, वो काम नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से लोगों को मुश्किलात है। जहां पे आपके डेलीवेजर काम कर रहे थे वो लोगों तक पीने के पानी पहुंचाने में सरकार की डिपार्टमेंट की मदद करते और इस प्रोसेस को आगे बढ़ाते थे। जहां वो स्ट्राइक पे चले गए वहां कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों से लोग शिकायतें कर रहे हैं, क्योंकि स्ट्राइक पे ये लोग गए हैं। जब तक इनके मुतालबात को माना नहीं जाएगा तब तक कोई काम ये नहीं करेंगे। तो लोगों की शिकायतों के हवाले से जब भी किसी अफसर से बात करते हैं वो कह रहे हैं कि हम इसमें कुछ कर नहीं सकते हैं, जो मुलाजिम है वो स्ट्राइक पे है, उस स्ट्राइक पे रहने की वजह से जो मैन पावर है वहां मैन पावर की कमी की वजह से लोगों को पूरी तरह पानी सप्लाई नहीं मिल रहा है। अब ये मैन पावर कब खत्म किया जाएगा, कब तक ये कमी को दूर किया जाएगा, क्योंकि अगर मामलात सुधरे नहीं है, अगर मामलात को ठीक नहीं किया गया तब तो जो स्ट्राइक है वो काफ़ी देर रह सकती है। तो लोगों के मुश्किलात को कैसे हल किया जाएगा ये बात ज़रूर महकमे जो PHE है, जल शक्ति महकमा है, उनके अफसरान को सोचनी चाहिए, क्योंकि कई इलाकों से लोग पीने के पानी के हवाले से भी शिकायत कर रहे हैं। नाज़रीन, स्पेशल रिपोर्ट में बात होगी जम्मू कश्मीर में तामीर व तरक्की की, क्योंकि अगर हम सड़कों की बात करें तो सड़कों की खस्ताहाली है यहाँ पे मुख्तलिफ इलाकों से, खासकर दूर दराज इलाकों की अगर हम बात करें तो सड़कों की हालत काफ़ी खस्ता है, लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। सहपुरा गांदरबल के लोगों ने भी इस हवाले से शिकायत की कि वहाँ रोड की खस्ताहाली है जिनकी वजह से उनको चलने फिरने में दुश्वारी हो रही है। और महकमे के नोट्स में अगर कई बार मामले को लाया गया है मगर आज तक जो है महकमे ने इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की है। अगर हम मुख्तलिफ अजला की बात करें, पुलवामा, गांदरबल, बडगाम या बांडीपोरा, हर एक अजला से लोग जो है इस तरह की शिकायतें कर रहे हैं कि लोग रोडों की खस्ताहाली है। मगर जो एडमिनिस्ट्रेशन है, आर्टिकल एब्रिगेशन के बाद जहां तामीर व तरक्की के वादे किए गए थे, कहीं ना कहीं वो तामीर व तरक्की लोगों तक नहीं पहुंची है, क्योंकि सबसे बड़ा मुद्दा जो है वो सड़कों का है और सड़कों की खस्ताहाली अभी भी है। मैकडमाइजेशन उन सड़कों पे की गई है जहाँ पे ज़्यादा VIP कल्चर है, जहाँ पे ज़्यादा लोग जो है VIP रहते हैं, या श्रीनगर के कुछ इलाकों में की गई है, बाकी तो पैचिंग ही हुई है। मगर दूर दराज इलाकों में उस तरह की मैकडमाइजेशन नहीं हुई है। जहाँ 1947 की ऐसी भी सड़कें हैं जो खस्ता हैं, उन सड़कों पर कोई काम नहीं हुआ है। हमारे जो मुश्किलात है इसमें सबसे ज़्यादा मुश्किल जो है वो सड़क की हालत है। आप देख सकते हो, यहाँ देखो सड़क की हालत कैसी खस्ता है और बहुत मुश्किलात हमें झेलने पड़ते हैं। अब हम डिपार्टमेंट से गुजारिश करते हैं, अरबाबी इक़्तिदार से गुजारिश करते हैं कि वो मेहरबानी करके इसकी तरफ तवज्जो दे और हमारी इस सड़क को मैकडमाइज़ करें। वो जब मेहरबानी होगी ताकि हमारे चलने फिरने में आसानी हो जाए। नाज़रीन, आज की स्पेशल रिपोर्ट में बस इतना ही। मुझे मेरी पूरी टीम के साथ, मेरे कैमरा पर्सन समीर वानी, मेरे ऑनलाइन एडिटर खालिद मुश्ताक के साथ इस वादे के साथ दीजिए इजाज़त। आप अपना ख्याल रखेंगे, हमें दुआओं में याद रखेंगे।